दोस्तों, आज हम MPDLED सेकेंड ईयर के लिए संज्ञान अधिगम और बाल विकास के इकाई नंबर 1 जिसका नाम है अधिगम की अवधारणा एवं प्रक्रिया के बारे में जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यह इकाई जो है परीक्षा में 10 अंकों की पूछी जाती है, जिसमें 3 प्रश्न तो MCQ आते हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, और 2 प्रश्न जो है 2-2 अंक के अति लघुत्तरीय छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको लिख करके आपको आंसर देना होता है, जहां से आपको 4 अंक प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा एक प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है, जो 3 अंकों के लिए आता है, और यहां से आपको 3 अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि कुल अंकों की संख्या जो है यहाँ पर 10 प्राप्त होता है इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर में हम अधिगम यानी सीखने के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिगम के जो नियम है उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड ली थार्नडाइक, जो कि अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बच्चों पे शोध किया था उनके व्यवहार पर। तो इनकी विचारधारा जो थी वो व्यवहारवादी विचारधारा कहलाती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो। तो इन्होंने अधिगम के नियम दिए थे, और अधिगम के इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें इनका जो अधिगम का 3 मुख्य नियम है, इसमें सबसे पहला जो नियम आता है वो आता है तत्परता का नियम। तो चलिए समझते हैं तत्परता का नियम क्या होता है। तत्परता का नियम कहता है कि शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार होने पर ही अधिगम संभव है। यदि तैयार नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। यानी कि अब आप शारीरिक रूप से और अपने मन के अंदर से पूरी तरह से तैयार नहीं है तो आप कुछ भी अधिगम नहीं कर सकते, यानी कुछ भी सीख नहीं सकते। आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं सिखा सकती। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप किसी जानवर को तालाब तक तो ले जाओगे, आपकी इच्छा है कि आप उसको तालाब तक ले जाओ और वो पानी पिए, लेकिन पानी वो तभी पिएगा जब उसको पानी की आवश्यकता होगी, उसको समझ में आएगा कि हाँ मुझे प्यास लगी है, यानी वो तत्पर होगा पानी पीने के लिए तो ही पानी पिएगा। ऐसा नहीं है कि आप तालाब पे उसको लेके गए हैं तो वो पानी पिएगा ही पिएगा। तो इसी को कहते हैं तत्परता का नियम। उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, अगर इच्छा नहीं है तो वो जो है अधिगम नहीं कर सकता, यानी सीख नहीं सकता। कक्षा में तत्परता का नियम कैसे कार्य करता है, देखिए छात्रों को जो है मानसिक रूप से हम कक्षा में लाते हैं, यानी कि उनको तैयार करते हैं, उनका ध्यान जगाते हैं, तो जाकर के जो है वो विद्यार्थी सीखने के लिए तत्पर होता है, यानी कि अधिगम के लिए तत्पर होता है। उसके अंदर हम रुचि उत्पन्न करते हैं, यानी कि विषय को रोचक बनाते हैं ताकि वो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ सके, तत्पर होकर पढ़ सके। और हम उनको बोलते हैं कि हम आज जो है एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि उनकी जिज्ञासा को बढ़ाएंगे तो भी वो तत्पर हो जाएंगे। तो इस तरह से तत्परता का नियम जो है कक्षा में कार्य करता है। यानी कि कुल मिलाकर के तत्परता का नियम क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह उसे जल्दी और प्रभावी ढंग से सीखता है, यानी कि जल्दी भी सीखेगा और अच्छे तरीके से भी सीखेगा। कब, जब वह सीखने के लिए अपने मन से और तन से पूरी तरह से तैयार हो। इसके बाद जो है 3 मुख्य नियमों में से दूसरा मुख्य नियम जो है वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम यह बताता है कि हम जिस काम का जितना अधिक अभ्यास करेंगे उसे उतनी ही अच्छी तरह सीख पाएंगे। यानी कि हम किसी भी काम को करते हैं उसको जितनी बार हम दोहराएंगे हम उतना ही अच्छी तरह से उसको सीख पाएंगे। अगर हम एक बार प्रयास करते हैं तो हम बहुत ही कम सीखेंगे। अगर हम 100 बार किसी चीज़ का प्रयास करते हैं तो उससे ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर हम उसी प्रयास को और बढ़ाते हैं, 1000 गुना करते हैं, तो हम और भी अधिक सीख पाएंगे। और उसी प्रयास को हम 10,000 गुना बढ़ाते हैं, यानी बहुत अधिक बढ़ाते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा सीख पाएंगे, उतनी ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो 20 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 20 बार पढ़ा जाए। यानी 20 किताब को आप ले लो और उसको केवल एक बार पढ़ो, और वहीं आप एक काम करो, अभ्यास के नियम के हिसाब से चलो तो एक ही किताब को लो लेकिन उसको 20 बार पढ़ो। तो क्या होगा, वो किताब आपके मन में जो है बैठ जाएगी, आप उसको सीख जाओगे, उसका अधिगम हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं अभ्यास का नियम। कक्षा में अभ्यास का नियम कैसे कार्य करता है, तो देखो बच्चों में अच्छी आदतों का स्थायी विकास किया जाता है ताकि वो अच्छी आदतें अपनाएं। यानी अभ्यास करेंगे तभी तो उनकी अच्छी आदतें बनेंगी, यानी आदत निर्माण जो है कक्षा में करवाया जाता है। उसके अलावा जो है उनको संगीत, नृत्य, चित्रकला और अभिनय का भी अभ्यास कराया जाता है, यानी कि उनके अंदर कलाएं सिखाई जाती हैं, उनको बार बार में अभ्यास कराया जाता है, संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, चित्रकला के बारे में, अभिनय यानी कि रोल प्ले के बारे में। तो उनको उस चीज़ों में दक्षता हासिल होती है, यानी कि महारत हासिल होती है।
इसी तरह से निरंतर अभ्यास से सुलेख का विकास होता है, यानी कि हम बार बार जो है उनको घर से लिखने के लिए बोलते हैं कि देखो ये चीज आपको, जैसे मैंने लिखा है क ख ग घ, उसको आप नीचे कॉपी में लाइन टू लाइन जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिखोगे तो उनका लेखन सुधार होता है। तो ये भी किससे होता है? अभ्यास के नियम से ही। और शब्दों को सही बोलने से, बार बार अभ्यास करने से जो है उच्चारण सुधार होता है, यानी प्रोनाउंसिएशन बेहतरीन होती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? अभ्यास का। तो अभ्यास का नियम कहता है कि आप जितना बार अभ्यास करेंगे तब आप जो है उस अभ्यास के कारण उस विषय में महारत हासिल करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभ्यास का नियम कहता है कि किसी कार्य को बार बार दोहराने से वह दृढ़ हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता है, और अभ्यास छोड़ने पर उसे भूलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये है अभ्यास का नियम। अब हम बात करते हैं तीसरा मुख्य नियम की, जिसका नाम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है। यह कहता है सीखना पूर्णतः परिणाम यानी कि रिजल्ट पर निर्भर करता है, यानी कि जो हम सीख रहे हैं वो जो भी सीख रहे हैं हम, अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो उसी पर जो है ये निर्भर करेगा, उसका रिजल्ट बुरा है तो उस पर भी ये निर्भर करेगा, यानी कि इसी को कहते हैं प्रभाव का नियम। सीधी तरह से जो हमने अधिगम लिया है, यानी कि जो हमने सीखा है, अधिगम को सीखना कहा जाता है, तो जो हमने अधिगम किया है या लिया है या दिया है तो उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है उसी पर वो निर्भर करता है प्रभाव का नियम। यानी कि हम कोई कार्य करते हैं, हमने कोई कार्य किया और उस कार्य से हमें जो है एक सकारात्मक परिणाम मिला, यानी हमें संतुष्टि हुई, हमें संतोष प्राप्त हुआ कि हाँ वो कार्य अच्छा हुआ, उससे मुझे ये फायदा हुआ, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागेगी और मैं उस कार्य को बार बार करना चाहूंगा, क्योंकि उससे मुझे संतोष मिल रहा है, मुझे उसका परिणाम जो है सकारात्मक मिल रहा है, रिजल्ट जो है अच्छा मिल रहा है। ठीक है ना? अगर मैं पढ़ाई करता हूँ और उसके द्वारा जो है अगर एग्जाम में मेरा रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं सोचूंगा कि क्यों ना मैं और भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करूं, मेरा रिजल्ट और भी बेहतर होगा, तो वो बार बार दोहराया जाता है। वहीं अगर नकारात्मक परिणाम आता है, यानी कि मैंने पढ़ाई की और मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं फेल हो गया, तो मेरे अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी और मैं जो है धीरे धीरे उस चीज को छोड़ करके उससे दूरी बनाना शुरू कर दूंगा, मैं उसको अभ्यास करना ही बंद कर दूंगा। तो अगर मेरा प्रभाव का नियम मेरे साथ सकारात्मक है तो वो बिल्कुल सही काम करेगा, यानी मुझे संतुष्टि होगी। अगर उसी का परिणाम मुझे नकारात्मक मिलेगा तो मुझे असंतोष का अनुभव होगा, जिसकी वजह से मैं उससे दूरी बना लूंगा। तो ये होता है प्रभाव का नियम। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आप किसी नए रास्ते से ऑफिस जाते हैं और ट्रैफिक कम मिलता है तो आपको सुखद प्रभाव मिलेगा, यानी कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप क्या करेंगे? भविष्य में उस रास्ते को ही अपनाएंगे। तो आपको ये लगा कि आपने कुछ नया काम किया, यानी कि नए रास्ते पे गए और उस रास्ते से आप ऑफिस पहुंचे और आपको ट्रैफिक कम मिला तो आपको अच्छा लगा, तो आप भविष्य में भी उसी रास्ते को बार बार अपनाएंगे, यानी कि आपको संतोष मिला, उसका परिणाम अच्छा मिला, लाभ अच्छा मिला। यही प्रभाव का नियम है। कक्षा में प्रभाव का नियम कैसे कार्य करता है? देखो, बच्चों में सकारात्मक अभिवृद्धि, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण होता है तो समझ लो कि प्रभाव का नियम बेहतरीन काम कर रहा है, यानी कि पुरस्कार देने से या शाबाश कहने से बच्चा जो है प्रेरित हो जाता है और उस कार्य को बार बार करने का उसका मन करता है। तो उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है बच्चे के ऊपर? यानी बच्चे ने जो किया तो हमने क्या किया? उसको पुरस्कार दिया, तो बच्चा ने सोचा कि हाँ यार ये तो करने से मुझे पुरस्कार मिल रहा है, या हमने उसको शाबाश कहा, बहुत अच्छे कर रहे हो, तो ये भी उसको प्रभावित कर रहा है, यानी कि उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और भी कैसा प्रभाव पड़ रहा है? सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चा वो उस कार्य को करने के लिए बार बार प्रेरित होगा, बार बार उस कार्य को दोहराएगा। अगर उसी बच्चे को हम प्रोत्साहन नहीं देते हैं, यानी कि शाबाशी नहीं देते, पुरस्कार नहीं देते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है नकारात्मक होगा, यानी कि बिना वजह डांटने से बच्चों में शिक्षक या जो विषय है उसके प्रति भय बन जाएगा, तो ये नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यही प्रभाव का नियम है जो हमें बताता है कि प्रभाव अगर अच्छा है तो कोई बच्चा या कोई मनुष्य जो है उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसका रिजल्ट यानी प्रभाव खराब है, असंतोषजनक है, तो उस कार्य को करना वो बंद कर देगा। तो हम अंत में कह सकते हैं कि यदि सीखने का परिणाम संतोषजनक या सुखद हो तो सीखने की क्रिया मजबूत होती है, वहीं कष्टप्रद परिणाम यानी प्रभाव होने पर सीखने की इच्छा कम हो जाती है। यही प्रभाव का नियम है। अभी तक हमने अधिगम के 3 मुख्य नियम के बारे में पढ़ा, जिसको प्राइमरी लॉ कहा जाता है। पहला नियम था तत्परता का नियम, यानी कि सीखने के लिए तत्पर होना। दूसरा था अभ्यास का नियम, यानी बार बार किसी चीज को दोहराना। और तीसरा था प्रभाव का नियम, यानी जो परिणाम हो वो हमारे लिए संतुष्टिजनक हो। तो हमारे 3 अधिगम के मुख्य नियम हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो है अधिगम के जो है
और भी नियम है जो थॉर्नडाइक ने दिए थे, जिसे कहा जाता है गौण नियम। यानी कि ये 3 मुख्य नियम के अलावा 5 और नियम हैं जिन्हें गौण नियम यानी कि सहायक नियम कहा जाता है। इसमें एक नियम है जिसे कहा जाता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा जो नियम है उसे कहा जाता है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा जो नियम है उसे कहा जाता है मनोवृत्ति का नियम, चौथे नियम को कहा जाता है आत्मीकरण का नियम, और पांचवा अंतिम नियम जो है गौण नियमों में उसे कहा जाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो चलिए इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहला जो है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि नया कार्य सीखते समय हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं। वो क्रियाएं सही भी हो सकती हैं और गलत भी होती हैं, और अंततः सही तरीका सीख जाते हैं। यानी कि हम कोई भी नया कार्य करते हैं तो नया कार्य करते समय हम सही गलत प्रक्रियाएं करते हैं, करते करते जो है हम लास्ट में क्या है सही तरीका सीख जाते हैं उस कार्य को करने का। यानी कि उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो बिल्ली का लीवर दबाना, यानी बिल्ली उस लीवर को दबाती है जिससे लीवर के दबाने से उसको खाना मिल जाएगा। यानी किसी दरवाजे के पीछे खाना रखा हुआ है और बिल्ली उसको देख रही है शीशे में से कि वो खाना वहां पे रखा है, मुझे वहां तक पहुंचना है। उस दरवाजे को खोलने का वो बहुत प्रयास करेगी, लेकिन अंततः उसको पता चल जाएगा कि जैसे प्रयास करते करते उसको पता चला कि ये लीवर खोलने से दरवाजा खुल गया। तो आप कभी भी खाना रखोगे तो सबसे पहला उसका प्रयास यही रहेगा कि इस लीवर को दबाने से ही वो खाना मिलेगा, तभी दरवाजा खुलेगा। इसके अलावा जो है साइकिल चलाना यानी सीखना, क्योंकि बच्चे देखोगे आप, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो साइकिल चलाते हैं, वो कई बार गिरते हैं। कभी सीट पे बैठ के चलाते हैं, कभी पीछे बैठ के चलाते हैं, कभी कैंची टाइप का चलाते हैं, कई तरह का प्रयास करते हैं, करते करते गिरते हैं, संभलते हैं, करते हैं, संभलते हैं, और फिर जो है लास्ट में अंततः जो है वो सही तरीका सीख जाते हैं कि साइकिल कैसे चलाई जाए। छोटे बच्चे जो है टाई बांधना बहुत पसंद करते हैं, उल्टी सीधी टाई बांधते हैं, ठीक है, कभी गलत बांधते हैं, कभी सही बांधते हैं, और इस तरह का प्रयास करते करते वो जो है सही तरीके से टाई बांधना भी सीख जाते हैं। तो बहु प्रतिक्रिया यानी कि बार बार किसी काम को दोहराना, चाहे वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, लेकिन अंत में जाकर के सही तरीका सीख जाना जो है बहु प्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा जो नियम है वो है आपका आंशिक क्रिया का नियम, यानी पार्शियल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? पूरे कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, यानी कि एक साथ में बड़ा कार्य ना करके छोटा छोटा टुकड़ों में उसको डिवाइड करना, और फिर धीरे धीरे जो है छोटे छोटे करते करते आप पूरा उसको कर लेंगे, यानी अंश से पूर्ण की ओर आप बढ़ जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़ों से आप जो है बड़े टुकड़े तक पहुंच जाएंगे। उदाहरण के लिए पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ने की बजाय महत्वपूर्ण अध्यायों को पहले पढ़ना, यानी आपके पास पूरा का पूरा बुक है, ठीक है, और उस बुक की बहुत सारी सिलेबस कंटेंट है, लेकिन आप उसमें से सबसे पहले चेक करो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है जो मुझे पहले पढ़ लेनी चाहिए, ताकि ये बुक जो है ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं सबसे पहले सिलेबस का जो है पूरे सिलेबस को पढ़ने के बजाय जो है मैं महत्वपूर्ण अध्यायों को पढ़ूंगा, यानी कि अंश से पूर्ण की तरफ जाऊंगा। ये होता है आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके पास पहुंचने के लिए मैं छोटे छोटे चीज़ों को जो है कंप्लीट करता जाऊंगा, तो इस तरह से मेरा सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा। तीसरा जो नियम है जिसे कहा जाता है मनोवृत्ति का नियम, यानी कि मनोवृत्ति का नियम कहता है कि आपकी सोच अधिगम तय करती है, यानी कि आपकी सोच जो है वो सीखना तय करती है। यानी कि अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो आप जल्दी सीखेंगे। आपके मन के अंदर इच्छा कैसी है, आपके मन, यानी मनोवृत्ति का मतलब होता है आपके मन के अंदर। तो अगर आप मन में विश्वास लाते हैं कि आप जो है इसको सीख ही लेंगे, तो आप कक्षा में विश्वास लेकर बैठ जाते हैं कि मैं आज ये सीख के ही जाऊंगा। आपके अंदर दृढ़ संकल्प जागृत है, सकारात्मक सोच है, तो आप उसको जरूर सीखेंगे। भले ही वो पहले दिन ना सीखे, लेकिन दूसरे दिन अवश्य सीखेंगे। तो मन के अंदर ठान लेते हैं तो वो कार्य जो है आसान हो जाता है। इसे ही कहा जाता है मनोवृत्ति का नियम। चौथा जो नियम है जिसे कहा जाता है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। तो आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान यानी पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना या आत्मसात करना, यानी कि आपका जो नया ज्ञान है, वो जो नया ज्ञान आपके पास आया हुआ है उसको पुराने ज्ञान के साथ जोड़ दोगे तो आपका जो है आत्मीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे उदाहरण के लिए प्रस्तावना प्रश्न द्वारा पूर्व ज्ञान को नए टॉपिक से जोड़ना। अब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे आप जो है निबंध लिखते हैं तो निबंध की सारी प्रस्तावनाएं जो स्टार्टिंग में प्रस्तावनाएं लिखते हैं हम, वो प्रस्तावनाएं लगभग सेम होती है, बस टॉपिक को हम चेंज कर देते हैं। अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से आप बेहतरीन समझेंगे तो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं अपने स्कूल के लिए प्रधानाचार्य को, तो आपको पता है कि पुराना ज्ञान क्या है कि आपने जब भी प्रार्थना पत्र लिखा है तो आपने स्टार्ट किया है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, और फिर आपके स्कूल का नाम, फिर आपके जो भी जगह है, जो राष्ट्र है, जो जिला है, वहाँ का आप नाम लिखते हैं, और फिर लिखते हैं महोदय,
सविनय नम्र निवेदन है कि, ये चीज आप लिखते हैं तो आपको ये पुराना ज्ञान है, आपने पहली बार इसी तरह से लिखा था, आप दूसरी बार भी इसी तरह से लिख रहे हैं, तीसरी बार भी इसी तरह से लिख रहे हैं, तो आप पुराने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। भले ही फिर बाद में आप पुराने ज्ञान में अपना नया ज्ञान को ठूस रहे हैं, यानी कि आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। टॉपिक क्या चेंज कर रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं बीमारी के लिए, तो वो बीमारी के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं इस दिन का अवकाश चाहता हूं क्योंकि मुझे ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी कि मैं बीमार प्रतीत कर रहा हूं। और इसी जगह ये पूरा का पूरा सेम टू सेम लाइन रहेगी, लेकिन अगर आप शादी के लिए छुट्टी चाहते हैं तो सविनय नम्र निवेदन है कि आप ये बोलोगे, और जो है आप फिर से वही चीज करोगे जो आपको पूर्व ज्ञान में सिखाया गया था, पूरा बताया गया था। तो इस तरह से जो है आप पूरे ज्ञान को जोड़ सकते हो। कैसे? नए ज्ञान के साथ। पुराना जो ज्ञान है उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ सकते हो। और जो 5वां नियम है ये कहता है साहचर्य परिवर्तन का नियम, यानी कि ये गौण नियम में जितने भी गौण नियम है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम है। ये कहता है कि एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को वैसी ही परिस्थिति में दोहराना, यानी कि एक मूल परिस्थिति है जिसमें माँ जो है अपने बच्चे को प्यार करती है तो अपने गोद में लेकर प्यार करती है। उसको जब भी उसको प्यार करने का मन करता है, याद करने का मन करता है, तो बच्चे को उठाती है और गोद में लेकर के उसको प्यार करती है ना। और उसका जो है इसी तरह का प्यार दिखाने का रिश्ता होता है। लेकिन जब एक नई परिस्थिति आ जाती है, यानी कि बच्चा उसकी गोद में नहीं है, तो क्या करेगी? बच्चे को सेम टू सेम उस बच्चे का फोटो उठाएगी और उसके ऊपर जो है अपना अपनापन, अपना प्यार जो है निछावर करेगी, उसी तरह से प्यार करेगी जैसे वो पहले करती थी। यानी समान व्यवहार का रिपीट होना जो है, चाहे आपकी परिस्थिति जो मूल थी लेकिन नई परिस्थिति में भी आप उसी व्यवहार को रिपीट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। यानी कि एक परिस्थिति के अंदर किए गए व्यवहार को वैसे ही दूसरी परिस्थिति में दोहराना ही साहचर्य परिवर्तन का नियम है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 3 प्रमुख नियम और 5 गौण नियमों के बारे में पढ़ा जो अधिगम के लिए थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। चलिए अब जानते हैं कि प्रत्यक्षीकरण सीखना क्या है। प्रत्यक्षीकरण सीखना क्या होता है? तो देखिए, प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी इंद्रियों यानी कि आंख, नाक, कान आदि के माध्यम से बाहरी दुनिया के तथ्यों या वस्तुओं को समझते हैं। यानी हमारे जो प्रत्यक्ष में है, जो हमारे सामने हो रहा है घटित, चाहे वस्तु हो चाहे घटना हो, उसको हम अपने आंख, नाक, कान आदि के माध्यम से जब समझ जाते हैं तो उसे ही हम प्रत्यक्षीकरण सीखना कहते हैं। इस घटना को कुछ चरणों में जो है किया जाता है। वो चरण बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मिली सेकेंड्स में हो जाता है। वो आप किसी घटना को देखते हो तो आपको तुरंत वो सेकंड में एहसास हो जाता है कि ये घटना घटित हुई है, या जो सामने वस्तु रखी हुई है ये वस्तु वो चीज है। तो ये इसके कुछ चरण हैं। पहले क्या होता है? उत्तेजक की उपस्थिति, यानी कि किसी बाहरी वस्तु या घटना का सामने होना आवश्यक है। यानी कि जब भी आप प्रत्यक्षीकरण सीखेंगे तो कोई ना कोई उत्तेजक की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि कोई बाहरी वस्तु हो या कोई घटना हो आपके सामने हो, यानी आपके प्रत्यक्ष में हो, तो जो है ये आप प्रत्यक्षीकरण सीखना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या होता है? जो आपकी इंद्रियों पर इसका एक प्रभाव पड़ता है, यानी कि वह जो आपने बाहरी घटना देखी या जो बाहरी वस्तु देखी जिसे उत्तेजक कहा जाता है, वो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारी आंख, नाक, कान आदि को प्रभावित करते हैं। उसके बाद जो है संदेश जो उस घटना की वजह से हमें मिला है उसका संचरण होता है हमारी मस्तिष्क के अंदर। वो किसके द्वारा? जो हमारी ज्ञान वाहिका हैं, जो हमारे अंदर सेंसेशन पैदा करती हैं, जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारे दिमाग तक पहुंचाती हैं, उस संदेश को जो है हमारे दिमाग तक, मस्तिष्क तक जो है पहुंचाती हैं, यानी उसका बोध कराती हैं, बोध केंद्र तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क के अंदर तक पहुंचाती है। किसको? जिस घटना को हमने, बाहरी घटना को देखा था, बाहरी वस्तु को देखा था, उस बाहरी वस्तु या घटना को हमारी इंद्रियों ने महसूस किया, हमारी इंद्रियां उससे प्रभावित हुई, और इंद्रियां जब प्रभावित हुई तो उन्होंने उस सूचना को जो है, उस संदेश को जो है हमारी ज्ञानवाही इंद्रियों के माध्यम से, यानी आंख, नाक, कान के द्वारा जो है उसको मस्तिष्क तक जो है पहुंचाया। अब फाइनली क्या होता है कि संवेदना और अर्थ हमें उसका स्पष्ट हो जाता है, यानी मस्तिष्क में पहले एक संवेदना जाती है जिसको हम सेंसेशन कहते हैं, ये उत्पन्न होती है, और जब उस संवेदना के साथ कोई अर्थ जुड़ जाता है तो उसे ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। समझ गए? तो ये होता है प्रत्यक्षीकरण सीखना। बहुत ही सिंपल सा होता है कि कोई घटना हो या कोई वस्तु हो जो हमारे सामने हो, और उस घटना या वस्तु का हमारी इंद्रियों पर प्रभाव पड़े, और उस प्रभाव को जो है हमारी इंद्रियां जो है मस्तिष्क तक ले जाएं, और मस्तिष्क जो है उसको एक संवेदना के माध्यम से ग्रहण करे, और संवेदना के साथ एक अर्थ को जो है जोड़ दे, या उस संवेदना के साथ कोई अर्थ जुड़ जाए, उसे ही हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए अब जानते हैं स्मृति क्या है। देखिए, स्मृति जो है ये एक तरह से ऐसा ज्ञान है
जो आप पुनः स्मरण करते हैं, यानी वर्तमान में जो अधिगम है, वर्तमान में जो आपने सीखा है, वो आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो है, जो सीखा है आपने, वो सीखा हुआ ज्ञान रहता है, मस्तिष्क के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। और वो उस सीखे हुए ज्ञान को जब आप फ्यूचर में जब भी स्मरण करते हैं तो वह पुनः स्मरण हो जाता है, तो इसे ही हम स्मृति कहते हैं। यानी वर्तमान में हमने जो सीखा है वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो गया, हमारे मस्तिष्क में जो है रखा हुआ वो ज्ञान है, और जब हमको जरूरत पड़ी उस ज्ञान को याद करने की तो हमने उसको दोबारा याद कर लिया, तो इसी को हम स्मृति कहते हैं। अगर इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करने पर याद आना ही स्मृति है। यानी जो हमने सीखा था उसको हमने जब याद किया यानी स्मरण किया तो उसका याद आना ही स्मृति है। यह एक जटिल मानसिक क्रिया है। जटिल मानसिक क्रिया क्यों है? क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे आपके साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, आप पढ़ भी चुके हो और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा भी चुके हो। तो बहुत सारे बच्चों में एक चीज ऐसी होती है कि उन्होंने जो सीखा है उसको जब वो स्मरण करते हैं तो वो जल्दी से याद नहीं आता है, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ सीखा हुआ है और उसको स्मरण करते हैं उसको याद आ जाता है आसानी से। तो दोनों में देखा आपने, किसी को याद आता है, किसी को याद नहीं आता, और किसी को कम कम याद आता है, किसी को बहुत बहुत ज्यादा याद आता है। तो ये जटिल मानसिक क्रिया है। इसी वजह से जब हम एग्जाम में लिखने जाते हैं पढ़ा हुआ, तो जिसका मानसिक क्षमता उस सीखे हुए ज्ञान को बाहर निकालने का, पूर्ण स्मरण करने की क्षमता अगर अधिक है तो वो आसानी से जो उसको याद कर लेता है, और उसे ही जो है उसकी स्मृति कहा जाता है। क्लियर हुआ आपको? इसी स्मृति के बारे में कुछ विद्वानों ने जो है अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो चलिए जानते हैं। वुडवर्थ कहते हैं सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग ही स्मृति कहलाता है। इसके अलावा जो स्काउट है वो कहते हैं स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति यानी दोहराना है। तो वुडवर्थ क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग ही स्मृति कहलाता है। यानी कि वुडवर्थ के अनुसार आपने कभी सीखा होगा कि 2 गुणा 3 जो है 6 होता है, और आपसे आज की डेट में वो कोई पूछता है कि 2 गुणा 6 या 2 गुणा 3 कितना होता है, तो आपने कहा 6 होता है। यानी कि आपने जो सीखा था वही आपने बता दिया, यानी सीखे ज्ञान का सीधा उपयोग किया, तो यही स्मृति कहलाती है, वुडवर्थ कहते हैं। स्काउट कहते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यानी कि दोहराना है। पुनरावृत्ति मतलब होता है दोहराना। तो स्मृति मतलब जो आपने सीखा है उसको आप दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, तो उसी को स्मृति कहा जाता है। ये स्काउट का कहना है। और हिलगार्ड कहते हैं अतीत में सीखे गए अनुभव या कौशल का पूर्ण स्मरण ही स्मृति है। यानी आपने पहले क्या सीखा था, ठीक है, क्या अनुभव किया था, उसको वर्तमान में जब आप स्मरण करते हैं और वो आपको याद आ जाती है, तो उसे ही जो है हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं वो तत्व कौन से हैं, यानी हमारे सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 प्रमुख तत्व लिए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो चलिए जो मुख्य तत्व है जो हमारे अधिगम को यानी हमारे सीखने को प्रभावित करते हैं, उसमें पहला आता है विषय वस्तु का स्वरूप। यानी कि विषय वस्तु अगर हमारा सरल है, सहज है, समझने में आसान है, तो हम आसानी से जो है सीख सकते हैं। वहीं अगर विषय वस्तु का स्वरूप जो है सरल नहीं है, सहज नहीं है, आसानी से समझने वाला नहीं है, तो हमारे सीखने को यानी अधिगम को प्रभावित करेगा। तो हम कह सकते हैं सीखने वाली सामग्री का स्वरूप सरल, सहज और अर्थपूर्ण होना चाहिए। यदि विषय वस्तु आसान और समझने योग्य है तो उसे जल्दी सीखा जा सकता है, जबकि कठिन और अर्थहीन सामग्री को सीखने में कठिनाई होती है। तो हमारे सीखने को कौन प्रभावित करता है? तो विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक है। विषय वस्तु का स्वरूप जो है हमारे अधिगम को, हमारे सीखने को प्रभावित करता है। दूसरा जो हमारे सीखने को या अधिगम को प्रभावित करता है वो है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य या स्थिति। विद्यार्थी की शारीरिक और मानसिक स्थिति का सीखने पर सीधा असर पड़ता है। यदि बालक स्वस्थ और मानसिक रूप से तैयार है तो वह बेहतर सीख पाएगा। इसके विपरीत खराब स्वास्थ्य या मानसिक तनाव सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर व्यक्ति का, बच्चे का, आपका, किसी का भी शरीर सही नहीं है और वो मानसिक रूप से जो है तैयार नहीं है सीखने के लिए यानी अधिगम के लिए, तो वो कितना भी प्रयास करे वो सीख नहीं पाएगा, बाधा उत्पन्न होगी उसके सीखने में। लेकिन अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के काबिल है तो वो सीधे सीधे आसानी रूप से जो है अच्छी तरीके से सीख पाएगा। और जो हमारे अधिगम को या हमारे सीखने को तीसरा जो कारक है वो प्रभावित करता है, उससे कहते हैं हम सीखने की प्रबल इच्छा। यानी यदि बालक के भीतर सीखने की प्रबल इच्छा है तो वह कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक नई चीजें सीख लेता है। यानी उसके अंदर एक मोटिवेशन है, सीखने की इच्छा है कि नहीं मैं सीख ही लूंगा, तो मेरा अधिगम हो ही जाएगा, मैं सीख ही पाऊंगा, तो किसी भी कंडीशन में जाकर के अधिगम कर लेगा यानी सीख लेगा, चाहे वो कितना भी कठिन हो या चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, वो जाके सीखेगा ही सीखेगा। तो इस तरह से अगर ये सभी चीजें
अच्छे रूप में हमें मिल जाती हैं तो अधिगम हमारा सफल हो जाता है। ठीक है ना। ये सारा का सारा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, अगर ये सही तरीके से कार्य करते हैं तो हमारा अधिगम प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर यही कारक जो है गलत तरीके से कार्य करते हैं, यानी कि जो विषय वस्तु है वो अर्थहीन है या कठिन है, तो सीखने को प्रभावित करेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो सीखने को प्रभावित करेगा। सीखने की इच्छा प्रबल नहीं है तो भी हमारे सीखने को प्रभावित करेगा। अगर ये सभी चीज़ें पॉजिटिव है तो हमारे सीखने को प्रभावित नहीं करेंगे, यानी कि हम आसानी से सीख पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सीखने की रुचि उत्पन्न करने वाले उपाय कौन कौन से हैं, यानी कि अधिगम में अगर हमें रुचि जगाना है बच्चों के, तो उसके लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो देखो, अगर हमें किसी को सिखाना है तो हमारा जो शिक्षण है, अधिगम है, वो कैसा बनाना चाहिए, रोचक बनाना चाहिए। यानी शिक्षण जो है रोचक होना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय पाठ को मनोरंजक और आकर्षक बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। समझे। अगर हम शिक्षण जो है रोचक बना देंगे, इंटरेस्टिंग बना देंगे, तो बच्चा अधिगम करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएगा, यानी सीखने में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा जो है, हम सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जो है रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि मैं ही केवल क्लास में पढ़ा रहा हूँ और बच्चे चुपचाप मौन रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें जो है सक्रिय भागीदारी नहीं आती है। यानी कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो उनसे बातें कर रहे हैं या समझा रहे हैं, उनसे भी प्रश्न पूछिए, उनके मन में जो शंका है उनको बोलिए कि आप हमसे पूछिए, और भी आपको आता है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो बताइए इसको कैसे बताया जाए, तो उनको भी हमें अपनी चर्चा में शामिल करना चाहिए। तो सक्रिय भागीदारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में केवल श्रोता ना रखकर उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। केवल सुने नहीं, बल्कि वो भी खुद बोले, तो उनके सीखने की रुचि जो है वो बढ़ जाएगी, उनके अधिगम की क्षमता जो है बढ़ जाएगी, तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगा। और तीसरा जो है वो शांतिपूर्ण वातावरण भी सीखने की रुचि उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा और उसके आसपास का वातावरण शांत, सकारात्मक और आकर्षक होना चाहिए ताकि बच्चा एकाग्र होकर के सीख सके। अगर वातावरण ही डिस्टर्बेंस होगा, कहीं पोपा बज रहा है, कहीं भोपा बज रहा है, कहीं गाना बज रहा है, कहीं संगीत बज रहा है, कहीं शोर शराबा हो रहा है, कहीं चिल्ला चाली हो रही है, तो उस चक्कर में जो है कोई भी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान तो उन्हीं चीज़ों पे चला जाएगा। तो उसके आसपास का वातावरण जो है सकारात्मक, आकर्षक और शांत होना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, तो सीखने की रुचि ऑटोमेटिकली और भी उत्पन्न हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। विषय परिवर्तन का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप विषय परिवर्तन का ध्यान नहीं रखते हैं तो भी सीखने की रुचि जो है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो आपको पढ़ाते समय कब और कैसे विषय बदलना है या उसे दूसरे विषयों से कैसे जोड़ना है, इसका सही ज्ञान होना आवश्यक है। अगर यह ज्ञान आपका सही नहीं है तो बच्चा जो है भ्रमित हो जाएगा, वो सोचेगा अध्यापक अभी क्या पढ़ा रहा था, अचानक क्या पढ़ाने लग गया। तो आपको सही तरीके से उसको जोड़ना होगा। तो अगर आप सही तरीके से उसको जोड़ देते हो तो इसका मतलब सीखने की रुचि जो है उस बच्चे में उत्पन्न हो जाएगी, अधिगम करने की रुचि जो है उत्पन्न हो जाएगी। उसके अलावा जो है बच्चों की आवश्यकता के अनुसार जो है आपको पढ़ाना होगा कि मतलब जो बच्चे हैं उनकी क्या ज़रूरत है, वो कितना आसान और कितना सही तरीके से सीख पाएंगे, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से अगर हम अधिगम कराते हैं, सिखाते हैं, तो उनकी रुचि और बढ़ जाएगी। तो शिक्षण बच्चों की मानसिक क्षमता, उनकी ज़रूरतों और उनकी व्यक्तिगत पसंद के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है। जो बच्चों को लगता है कि वो समझ सकते हैं, यानी कि उनका मानसिक स्तर कितना है, उस बच्चे को आप दूसरी क्लास के बच्चों को चौथी क्लास की चीज़ें पढ़ाओगे तो समझ नहीं पाएगा, तो उसकी मानसिक क्षमता उतनी नहीं है। तो उसकी मानसिक क्षमता कितनी है उसके हिसाब से उसको पढ़ाना होगा। उसकी ज़रूरत कितनी है, यानी वो कितना पढ़ पाएगा उतना ही उसको पढ़ाना होगा। ठीक है। और ये भी कोशिश करेंगे कि उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगता है पहले उसको पढ़ा ले, बाद में कठिन चीज़ों को पढ़ाएंगे। तो बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे तो अधिगम में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, सीखने में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। नवीन शिक्षण विधियों का अगर प्रयोग करेंगे तो भी सीखने में रुचि उत्पन्न होती है, अधिगम में रुचि उत्पन्न होती है। अगर हम नए नए तरीकों से बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, केवल पुरानी तकनीकों के बजाय नई शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल, डिजिटल टूल्स का प्रयोग करेंगे, तो उससे जो है बच्चे आसानी से सीख पाएंगे, उनकी रुचि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहली बार वो चार्ट देखेंगे, मॉडल देखेंगे, डिजिटल टूल्स देखेंगे, एनिमेशंस देखेंगे, तो उसकी वजह से जो है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाएगी सीखने के प्रति। आया समझ में? तो चलिए अब देखते हैं कि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या है। ठीक है। तो देखिए, यह सिद्धांत जो है गेस्टाल्ट सिद्धांत है, यानी गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे 3-4 जिन्होंने मिलकर के सूझ का सिद्धांत दिया था, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था। और कोहलर इसके प्रमुख समर्थक थे। मेन समर्थक जो है सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के मुख्य समर्थक जो है वो कोहलर थे। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक होने वाली सूझ यानी कि समझ का परिणाम होती है। जो भी आप सीखते हैं, जो अधिगम आप ग्रहण करते हैं, वो अचानक आने वाली आपके अंदर समझ या सूझ का परिणाम होती है, तभी आप सीख पाते हैं। ठीक है ना।
यह सिद्धांत मानता है कि किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप में देखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी समस्या है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, समस्या को एक साथ देखा जाता है। यानी कि मतलब यह है कि हम किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं देखते बल्कि पूरे रूप में देख करके बेहतर समझते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है अगर उसको टुकड़ों टुकड़ों में बताया जाए तो प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम है क्या। लेकिन उसी प्रॉब्लम को एक साथ रख करके बताया जाए कि ये प्रॉब्लम समस्या ये है तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सीखना जो है अचानक होने वाली सूझ यानी समझ का परिणाम होता है। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत ये कहता है, और यह सिद्धांत जो है गेस्टाल्ट सिद्धांतों में से एक है, यानी कि गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। बहुत सारे 3-4 गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत के ऊपर चर्चा की, इस सिद्धांत को देने का प्रयास किया। उनमें से कोहलर जो इसके प्रमुख समर्थक थे, और यह सिद्धांत कहता है सीखना अचानक होने वाली सूझ यानी कि समझ का परिणाम होता है। अब ये सूझ आती कैसे है, यानी कि ये समझ आती कैसे है, कैसे हम इस समझ को देख पाते हैं, इसके कुछ नियम है, यानी कि 3 प्रमुख नियम है। एक है समानता का नियम। समानता का नियम कहता है कि समान रंग, आकार या रूप वाली चीजों को हम एक समूह में देखते हैं। यानी कि कोई भी जो आपकी वस्तु है उसका अगर समान रंग है या वो समान आकार है या वो समान रूप में है तो उसको हम एक समूह में देखते हैं। समूह मतलब होता है ग्रुप में देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है समानता का नियम, जो हमारी समझ पे यानी कि हमारी सूझ पे डिपेंड करती है कि ये समान दिख रहा है, यानी कि समानता का नियम यहाँ पे लागू होता है, ये हमारी समझ कहती है। दूसरा जो सूझ का नियम है वो कहता है निकटता का नियम। ये कहता है जो वस्तुएं आसपास होती हैं उन्हें हम एक साथ जोड़ करके देखते हैं। यानी आसपास की वस्तुएं भले उसका समान रंग ना हो, आकार ना हो, रूप ना हो, लेकिन जो आसपास में रखी हुई है, पास पास में रखी हुई है, तो हम उसको जो है एक साथ जोड़ करके देखते हैं। यही होता है निकटता का नियम, यह हमारी मानसिक प्रकृति है। और तीसरा जो है सूझ का नियम वो होता है निरंतरता का नियम। जो वस्तुएं एक क्रम या पैटर्न में होती हैं उन्हें हम सतत यानी कंटिन्यूअस रूप में समझते हैं। यानी कि कोई भी बिंदु 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 है, कुछ भी है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कोई भी आप देखोगे जो चीज आपको एक पैटर्न में दिखाई देगी, ठीक है, या लगातार दिखाई देगी, तो उसे जो है आप क्या समझोगे, सतत समझोगे। जो वस्तुएं क्रम में है या किसी पैटर्न में है तो आप उसको निरंतर समझोगे। निरंतर मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो सूझ के ये 3 प्रमुख नियम है, एक है समानता का नियम, एक निकटता का नियम और एक निरंतरता का नियम। यदि आप MPDLED की 100% संपूर्ण तैयारी चाहते हैं तो हमारे नोट्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से और भी चैप्टर्स को समझेंगे। आपके सामने जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ गई है, इस प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, इसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बेहतरीन सीखा होगा और अपने साथ साथ दोस्तों को भी शेयर किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।